नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19 अक्टूबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है आपको पता है क्या करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस आ चुके थे जो यूट्यूब में पूछा गया था। सो मैं अभी उसको आंसर दे देता हूँ, देन वी विल कंटिन्यू। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आवर करेंसी अप्रिशिएट रादर दैन डिप्रिशिएट एवरी ईयर? व्हाट आर द फैक्टर्स विल बी फैक्टर वाइल इट्स अप्रिसिएशन? आई हैव अ थ्योरी दैट इट इज़ वी ट्राई टू बाई थिंग्स चीपली एंड वे को हम लोग जो मार्केट में जाते हैं दिस कुड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा करेंसी जो है ना वो भी आपका एक रिसोर्स है, तो उसका भी आपका जो है वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि जैसे डिमांड एंड सप्लाई, अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर के बेसिस में मतलब एक तो है कि जो करेंसी है, करेंसी क्या है, मतलब आपका जो रुपी है, डॉलर है, जो भी है, करेंसी क्या है? करेंसी एक ऐसा चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप रुपी लेके जाते हैं, रुपी का नोट लेके अगर आप जाते हैं तो कहीं पे भी जाओगे, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया जिसको जिससे आप खरीदोगे और जो आपको बेचेगा, तो दोनों ने आपका एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो मीडियम है, ये करेंसी जो है, 100 रुपये का डिनोमिनेशन हो गया, 500 हो गया, 2000, 1000 तो अभी मिलता नहीं है, 500 हो गया या 100 रुपये, 200 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये जो हो गया, उस वो जो है वो आप ऑनर करोगे। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, और कोई उसका वैल्यू नहीं है। सोने का पहले क्या होता है, सोने का कॉइन होता था, सिल्वर का कॉइन होता था, ठीक है। अभी क्योंकि वो मेटल का वैल्यू तब ज़्यादा था, ठीक है। अभी वो मेटल तो हम वो नहीं कर सकते बिकॉज इट विल नॉट बी फीजिबल, इसलिए हमने रुपये में आ गए। रुपये में मतलब आपका पेपर नोट हो गया। पेपर नोट का मतलब क्या होता है कि आप जब 500 रुपये दे रहे हो किसी को, वो लिखा हुआ है 500, उसका वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट ने बताया कि जो इंश्योर मतलब जो उसको आपका देता है मार्केट में जो छोड़ता है, जैसे आरबीआई है, इसलिए आप देखो आरबीआई के नोट पे लिखा हुआ रहता है कि आई प्रॉमिस टू बियर द सम ऑफ 500 रुपीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप अगर आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई अगर आपको लगता है कि भाई ये नोट जो है फटा हुआ है, ये हुआ है, आप गवर्नमेंट के पास जाओगे। आप गवर्नमेंट के पास जब जाते हो डायरेक्टली आप मतलब बैंक के पास जाते हो, बैंक में जाके आप क्या बोलते हो, फटा हुआ नोट जो है मैं आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट के ऊपर की आई प्रॉमिस टू बियर 500 रुपीज़। और इसके बाद फटा हुआ नोट के बदले आपको नया 500 रुपये का नोट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो ऑनर करना चाहता है। सिंपल सा चीज़ है। तो जब भी अगर हम इसको एआई को पूछते हैं इसका मतलब क्या है, अगर हम एआई को पूछते हैं, क्योंकि 3 एआई अभी मार्केट में है, चैट जीपीटी, बार्ड और क्लाउड। बहुत सारे दूसरे एआई भी है। सो प्राइमरली बार्ड जो है आई थिंक इट्स गुड। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू करेंसी अप्रिसिएशन। वो ये है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल कंजम्पशन कम करते हैं और आप माल जो है ज़्यादा बेचते हैं, तो फिर आपका जो है इकोनॉमी, जो इंटरनल इकोनॉमी वो ग्रो करता है, एंड आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपको आपके वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जब भी गोरा जो है इंडिया में पैसा डालेगा तो वो उसको रुपी चाहिए होगा ना इन्वेस्ट करने के लिए, वो डॉलर लेके आएगा तो रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुपी का अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। जब वैल्यू बढ़ेगा तो फिर रुपी और डॉलर का जो कॉस्ट डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम होगा। समझने की कोशिश कीजिए। हाई इंटरेस्ट रेट आर मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द relative attractiveness to different currencies to investors. Higher interest rate makes currency more attractive as investors can earn higher on their ये फलाना। इन्फ्लेशन कम होगा, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होगा, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी मतलब बोल सकते हैं 10 साल का जो गवर्नमेंट है वो अभी लग रहा है कि दैट इज़ मोर स्टेबल। बट ये सरकार अगर चली जाती है फिर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ये होता है कि जो पॉलिसीज़ है, इसलिए आप देखोगे कर्नाटक, राजस्थान, यहाँ पे जब भी कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस जब भी वो शिफ्ट होता है तो बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे इसलिए आप देखोगे अभी कर्नाटका में बिकॉज ऑफ फ्री एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉलिसी की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है, डेट का जो बोझ है वो बढ़ गया है। और अगर वो सरप्लस है, ऑल्दो इट्स अ सरप्लस मतलब इकोनॉमिकली सरप्लस स्टेट, बट अभी जो है उसका हालत ख़राब, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो भी न्यूज़ आ रहा है लग रहा है कि पहले से सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब है। दिल्ली में भी सेम है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, फिर भी वहाँ पे बिजली जाती है, और वहाँ पे जैसे आपको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट तक जो है आपको बिजली फ्री है। तो कोई ना कोई तो भुगतान करेगा ना। भुगतान कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? आपके पास आता है। तो वो एक्स्ट्रा अगर पैसा उठाना चाहता है मार्केट से तो वो बॉन्ड मार्केट से जो है पैसा उठाता है। बॉन्ड मार्केट में क्योंकि डिफ़ॉल्ट होते नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, बट डिफ़ॉल्ट सो जब भी वो बॉन्ड डिक्लेयर करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लेयर करता है, तो वो कौन खरीदता है? गोरा लोग खरीदता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर परचेज करते हैं, वहाँ पे कूपन रेट मिलता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी आप फ्री में दे रहे हो ना और आपका इनकम कम है तो फिर वहाँ पे आपका जो करेंसी का वैल्यू है वो गिरता है। सो दीज आर दी स्टफ विच गोज ऑन। एंड अगर आपका करप्शन ज़्यादा है सो डेफिनेटली इंटरवीन इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो दीज आर दी स्टफ। सो बहुत सारे मतलब फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बट मोटा मोटा चीज़ मैंने आपको बता दिया जो एआई ने मुझे बताया, बट बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए अभी बैक टू द न्यूज़ आ चुके हैं हम। ऑल इंटरनेट फर्म्स में नॉट
get to dock in safe harbor. Protection to intermediary for third party content may be an exception rather than norm. So the center is planning to make regulatory clause which offers immunity from prosecution to internet companies including social media firms which regard to user generated content published on their platforms more the exception than the norm. So आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये प्लेटफॉर्म हो जाते हैं यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सारे जो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। यूट्यूब अपना खुद का कंटेंट नहीं बनाता, उसने अपना प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया है, फिर वहाँ पे आप जाके अपना जो कंटेंट है वो शेयर करते हो। ठीक है, बॉटम लाइन ये है। और यहाँ पे आप मतलब जो एथिकल है, अनएथिकल, इलीगल सब कंटेंट आप डाल सकते हो। जैसे हेट स्पीच हो गया, ये सारे जो है आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम में मिल जाते हैं, टेलीग्राम में मिल जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टेलीफोन कंपनी है, उसी तरीके से देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब ये सारे कंपनीज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप जो है कम्युनिकेट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, और वो जो आप जो भी कंटेंट जो है आप शेयर करना चाहते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वहाँ पे जो ये कंपनी है, दे आर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यूट्यूब इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो शेयर करते हैं जो मे बी कोई क्राइम का वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं जो हमास के टाइम में हुआ था, सो वहाँ पे क्या है कि फेसबुक इज़ नॉट द गिल्टी पार्टी। जो जिसने क्राइम कमिट किया वो गिल्टी पार्टी है, बट क्योंकि उसने फेसबुक के माध्यम से उसको शेयर किया, ट्विटर के माध्यम से शेयर किया है, मे बी इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर किया है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है वो आपका पार्टी नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि उसने क्राइम तो नहीं किया, उसके माध्यम से शेयर किया गया। और यहाँ पे इसलिए आप जब साइन अप करते हो ये सारे प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे आपका एक लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे साइन करवाया जाता है। सो आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे वो खुद को एग्जाम कर देते हैं कि आप जो शेयर कर रहे हैं, जो अभी अपलोड कर रहे हैं, उसके मालिक आप हो, उसके लिए आप जिम्मेदार आप हो। हम जो है, हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं, हम आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंटरनेट डिजिटल इंडिया बिल जो बनने वाला है, वहाँ पे नियर अबाउट 7 महीने 8 महीने से इसके बारे में बातचीत हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बट इसके बारे में यहाँ पे भी इसको डिस्कस किया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हम इन सारे कंपनीज को जो है लाइबल ठहराएंगे। विल दैट बी अ नॉर्म और अदर देन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, नॉर्म का मतलब कि हाँ ठीक है, कोई मतलब सबके क्षेत्र में ये अप्लाई होता है। एक्सेप्शन का मतलब कुछ कुछ केसेस में ये अप्लीकेबल होगा। तो फिर यहाँ पे ट्विटर जो है, दे कैन ऑल्सो बी मेड अ पार्टी इन इफ देर इज एनी केस देयर। ट्विटर प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है उनको पार्टी भी बनाया जा सकता है। Section 39 of IT Act may be deleted completely in Digital India Bill. Draft currently been vetted by Law Ministry independent legal experts. Center hopes to release it for public consultation by month end. So अच्छी बात है, इसमें डिस्कशन होने वाला है। NIIF planning to sell Maiden Road portfolio for worth $1.2 billion. JP Morgan जो है आपका इस सेल प्रोसेस को वो चलाएगा। National Investment and Infrastructure Fund is looking to sell its Maiden Road portfolio worth 10,000 crore rupees on an enterprise value. So कोई ना कोई PE इसको परचेज करेगा, so which is very interesting. अब Apex TPG Kedara among PE funds early talks to buy इन्वेंशिया केयर को ये परचेज करना चाहते हैं। सो बहुत सारे धड़ल्ले से, जैसे मैंने बताया कि जितने भी सारे मैच्योर बिजनेसेस हैं जो आईपीओ में अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि आईपीओ में जाने से पहले आपको बैलेंस शीट थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ता है और थोड़ा सा आपको कैश इन्फ्यूजन चाहिए, इसलिए आप आईपीओ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उस जगह पे पी जो आ रहे हैं और यहाँ पे उसको परचेज कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं, प्रोफेशनली मैनेज करके रन कर रहे हैं, फिर उसको उसके बाद आईपीओ में उसको धकेल रहे हैं ताकि अच्छा जो है पैसा वहाँ से उठा पाएँ। कंज्यूमर कंपनी सीक रूरल मैंडेट विद पोल्स। नाइस। Elevated food prices and below average monsoon have delayed a sustained rebound in the rural market. So FMCG का हालत ऊपर नीचे वो चलता ही रहता है। No ESOPs fable. Nifty's 12 top deck gets richer by 8,000 crore. ESOPs का मतलब होता है employee something something stock option या employee stock options, उसको कुछ फुल फॉर्म होता है। सो जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे आपको सैलरी भी, जो टॉप लेवल के काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल में काम करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय को पकड़ के रखने के लिए ईसॉप उनको प्रोवाइड किया जाता है। यानी अगर कोई भी कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टर लेवल के हो, आप कंपनी के मालिक नहीं हो, मे बी आप मैनेजरियल लेवल पे हो और आप जो है कंपनी के लिए एसेट हो। टिपिकली एन एम्प्लॉय इज़ अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी, ठीक है, बट अगर आप कंपनी के लिए एसेट हो, कंपनी नहीं चाहती कि आप कंपनी को छोड़ के जाओ, तो वहाँ पे सैलरी के साथ साथ वहाँ पे आपको ये ओनरशिप देना चाहती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो है
जो अच्छा परफॉर्म करता है वो चाहता है कि कंपनी ग्रो करे, बट कंपनी ग्रो करेगा तो उसको भी तो कुछ होना चाहिए ना, उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी के मालिक होते हैं वो उन्होंने ईसॉप्स का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप कंपनी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 10 अगर लोग हैं, ओनर है, उनके पास हर एक का शेयर है, कोई 20% ओनर है, कोई 10% ओनर है, कोई 5% ओनर है। तो वहाँ पे एक पूल तैयार किया जाता है ईसॉप्स में। फॉर एग्जांपल 3% का उन्होंने ओनरशिप रखा हुआ है, ईसॉप वाले जो रहेंगे वहाँ पे 3% का जो कंपनी का शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का 100 हज़ार शेयर है, ठीक है, 1000 शेयर में से अगर 3% होता है तो 3% कितना हुआ, 30 शेयर होता है। तो 30 शेयर फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 5 शेयर दे दिया गया। उसमें बताया गया कि हम आपको जो है 5 शेयर आपको दे रहे हैं, ये आप तभी रिडीम कर सकते हो या तभी आप सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 साल बाद आप इसको सेल कर पाओगे। अगर तो इसका मतलब होता है कि आपने उसको ओनरशिप भी दिया कंपनी का, और उसको आसानी से बेच भी नहीं सकता जब तक वो लॉक इन पीरियड को कवर नहीं करता, यानी 5 साल वो कंपनी में ठहरा ही रहेगा। अगर वो बेच देता है तो फिर वो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन उसको दिया गया है, जो 5 स्टॉक या 10 स्टॉक उसको दिया गया है, तो उसका वो रिडीम नहीं कर पाएगा, उसका वैल्यू उसको नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज़ हाउ जो है एक एम्प्लॉय को पकड़ के रखा जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉक इन पीरियड में। और ये जितने भी मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, सीईओ लेवल पे होते हैं या सी सूट लेवल पे होते हैं, जो वैल्यूएबल होते हैं कंपनी के लिए, कंपनी को आगे लेके जाते हैं, उनको ये दिया जाता है। जो एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है। एंड इसमें डेफिनेटली कंपनी अगर ग्रो करेगा तो आपका जो वेल्थ है वो ग्रो करेगा। ऑल्दो आपके पास पैसा नहीं है, बट आप आपका वेल्थ आप पेपर में दिखा पाओगे कि मेरा नेट वेल्थ जो है वो इतना है। इसलिए जब भी आप देखोगे ना कि इसको को फाउंडर बनाया गया है या को फाउंडर का दर्जा दिया गया है, बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे उसको ईसॉप दिया जाता है, और यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज जब आपके पास शेयर आ जाते हैं, सो यू कैन से दैट आई एम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ चुका हूँ, या डायरेक्टर बन चुका हूँ, या को फाउंडर बन चुका हूँ। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो इससे आपको कोई फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, बट आपको ये जानना चाहिए। 1 in 5 directors now a woman. So again by this policy recent एक पॉलिटिकल पार्टी ने बताया कि इसमें जैसे आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि आईआईटी में बता रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3% SC ST है, एंड SC ST एंड OBC है। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली उस चीज़ को लाना चाहिए, या दिस इज़ ऑल्सो सार्केज़म, मतलब सार्केज़म को सार्केज़म जैसा लीजिएगा। सो यहाँ पे भी बताना चाहिए कि इसमें भी जो है SC ST OBC क्यों नहीं है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन आपका रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इज़ द टाइम फ्रॉम विच जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है हमारे देश का, दैट विल इरोड, दैट विल जस्ट रन अवे, भाग जाएंगे यहाँ से। एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट फॉर इंडियंस डेफिनेटली, नॉट फॉर पीपल हु वांट गुड फॉर दिस कंट्री, बट जो इस देश को फिर से कॉलोनाइज करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जब भी देश कमज़ोर होता है, अंदर से कमज़ोर होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश मतलब गोरे लोग बहुत कम थे यहाँ पे इंडिया में, मे बी 2 लाख थे या मे बी 1 लाख थे। बट यहाँ पे देश की जो जनता थी उसको पूरा कंट्रोल करते थे। कैसे? बाय प्रॉक्सी, थ्रू द कॉमन, थ्रू द नेटिव पीपल ऑफ इंडिया। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। IT hardware importers may require a global certification. International agency could attest that product is supplied by trusted source. सो अगेन असेंबली वाला मामला है, डिटेल्स में इसको चेक कीजिए। द गवर्नमेंट में आस्क लैपटॉप सर्वर एंड IT हार्डवेयर प्रोवाइडर टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दैट द प्रोडक्ट इज फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स बिफोर अलाउइंग अ लाइसेंस फ्री इंपोर्ट ऑफ इट। अच्छा, दिस सर्टिफिकेशन one of the people said could be from an international organization. This organization could be periodically verify the components of the hardware. Workable solution to countries like as China, the US and the Taiwan. बट जब भी आप कहीं पे भी रेगुलेशन लगाते हैं उसका बाईपास करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। वाह, 13 मिनट हो भी चुका है। सो सीबीआई में जो है आपका शॉर्टेज हो चुका है, कि वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 5 साल सीबीआई में क्या होता है कि सीबीआई आईबी टिपिकली यहाँ पे डायरेक्ट सीबीआई में जो मुझे पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, मतलब सीबीआई के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता है। सीबीआई में क्या होता है कि दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो है वो डेपुटेशन में आते हैं। जैसे एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, फिर आपका दूसरे जो आपके अगर सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं वहाँ से डेपुटेशन में आते हैं, यानी ट्रांसफ़र होकर आते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के। सो क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई का, क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्कैम्स या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इस जगह पे सीबीआई जो है वो इंटरनली जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल केसेस हैं, उसको हैंडल करता है। एंड दे आर सपोज टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम agencies in India,
एंड यहाँ पे शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है कि वो केस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इस जगह पे ये एक नया अच्छा नियम बनाया गया है कि 5 साल के बाद ही जो है आप डेपुटेशन में जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर गिवन एन ऑप्शन टू वर्क देयर। सो पहले क्या था, अर्लियर मिनिमम 5 years एलिजिबल फॉर इंडक्शन इन रॉ, IB एंड NIA बट कुड नॉट जॉइन CBI. दिस विल हेल्प सेंट्रल एजेंसीज एक्सेस अ लार्जर पूल ऑफ सेंट्रल डेपुटेशन. Officials say that there are a large number of vacancies in CBI as anti-corruption agencies handling plethora of cases. सो वही तो है ना, इतने सारे केसेस है, हैंडल नहीं कर पा रहे और उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि पब्लिक एक्सचेकर का लॉस हो रहा है एंड इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है। ये चीज़ जो है, पैनल टू आइडेंटिफाई इलीगल फॉरेन सेटलर्स इन JNK, सब अगर आपको पता नहीं, बहुत सारे लाख लाख रोहिंग्या जो है वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और बहुत सारे बाहर से भी आके वहाँ पे रह रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्रेजी, मतलब म्यांमार कहाँ पे है और वहाँ से वो मूव करके जा रहे हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में जाके सेटल हो रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग, और इंडिया से अभी तक जितना भी मैंने स्टडी किया है आज तक जो है किसी भी रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं किया गया, मे बी कपल ऑफ हैंडफुल, बट लाख लाख लोग इंडिया में घुस रहे हैं, मिलियन भी हो सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, एंड आधार कार्ड इजीली उनको मिल रहा है, दे आर लिविंग फ्रीली हेयर। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन, पर यहाँ पे पकड़ेंगे कैसे, पकड़ के फिर डिपोर्ट करेंगे कैसे और जाएंगे कहाँ पे, दैट इज़ समथिंग विच द गवर्नमेंट नीड्स टू, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी चलता है, और पॉलिटिक्स की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप नहीं कर पाते हो। चलो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने बताया कि हम 125 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि हमने जो फेम सब्सिडी है वहाँ पे हमने फ्लाउट किया है उसको, यानी उसको भंग किया है। एंड ग्रीव्स अलॉन्ग विद 6 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अक्यूज्ड ऑफ नॉट ओबिंग। सो ये तो चलेगा ना, ये तो होगा, बट एटलीस्ट वो बना तो रहे हैं, वो इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा तो आगे पीछे होगा, क्योंकि दे आर देयर टू मेक मनी, एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी किस लिए दिया था कि आप लोकली उसको मैन्युफैक्चर करोगे, बट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया गया है कि जब भी आप लोकली मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेन आपका सर्किट बोर्ड, बैटरी वैटरी जो है आपका सब चाइना से ही आप मंगाओगे, वही हो रहा है कि उन्होंने उस चीज़ को जो है लोकलाइजेशन का जो आपका स्टैंडर्ड था या बेंचमार्क था उसको फ्लॉट किया था, इसलिए वहाँ पे उनको ऊपर फाइन लगाया गया। और फाइन देके फिर नेक्स्ट जो सब्सिडी है उसमें क्लेम करेंगे कोई ना कोई, तो मतलब सेकेंडरी आपका एक सेकंड कंपनी बना के उसमें अप्लाई करेंगे, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो चलता रहता है यार, मतलब एटलीस्ट कर तो रहे हैं ना यहाँ पे। लावा के MD जो है चाइनीज़ नेशनल है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, क्योंकि ये लोग PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे। सो आज नहीं, आज ये कर रहा है, कल दूसरा बंदा करेगा, सो ये तो चलता ही रहेगा। पर बिग न्यूज़ है, 3 डाबर आर्म्स फेस मल्टीपल लॉसूट्स इन US एंड कनाडा। किस लिए वो फेस कर रहे हैं? claiming that their hair relaxing products causing ovarian and uterine cancer according to report. अच्छा, ये जो सर पे लगाने का जो तेल है उसके बेसिस पे यहाँ पे बताया जा रहा है उससे ओवरियन और यूटेरिन कैंसर हो रहा है। बाप रे बाप, वो तो इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है। इसलिए तो है ना, गोरा देश में जो गोरे को आप सही मतलब ये सब माल बेच नहीं सकते, अपने देश में तो कुछ भी बेच सकते हो। सो डाबर के ऊपर जो है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर, अगर इसमें लॉसूट होता है तो उसको सेटल करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि बाहर देश में जो लॉसूट होते हैं उसको सेटल किया जाता है, उसमें कोई जजमेंट के पहले ही मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि वो कितना क्लेम कर रहे हैं। नियर अबाउट जैसे आपने देखा था कि जो जॉनसन बेबी पाउडर था वहाँ पे बिलियन बिलियन डॉलर का जो है सेटलमेंट करना पड़ा था इनको। सो अभी हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कितने करोड़ का यहाँ पे सेटलमेंट होता है या कितने मिलियन डॉलर का सेटलमेंट होता है, बिकॉज ओवरियन और कैंसर वैंसर का लेवल का अगर आप वहाँ पे लॉसूट फाइल कर रहे हो और उसमें रिसर्च ये सब चीज़ें होंगी और तब तक जो है आपका सेल बंद हो जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग विच नो कंपनी वांट्स, एंड आप चाहते हो कि आपका जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो, माल जो है वो बिकता रहे। और यहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों भी नहीं बोला, कुछ हफ्ते बाद ही हमें देखने को मिल सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ हो गया है। एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने मिलियन डॉलर से जो है उसको सेटल किया गया है। सो दैट विल बी समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यस यस यस, दिस इज़ हाउ यू मेक मनी। इसलिए एक इंडस्ट्री है जो द सेकेंड यहाँ पे US में जो एक कॉमन नोशन है दैट टू बिकम रिच इजीली या क्विकली, फर्स्ट इज़ लॉटरी, सेकंड इज़ लॉसूट। सो वो लॉसूट वाला सीन जो है वो US और कनाडा में बहुत ही तगड़ा है, और उस चीज़ को जो है लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। सो इंडिया में तो कोई कोर्ट केस तो मतलब आपका 50 साल चलता है, तो कोई करता नहीं इसलिए। ग्लेनमार्क इज़ अ कंपनी विच यू शुड कीप एन आई ऑन। टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर ड्रग्स इन्होंने निकाला हुआ है, और ये FDA अप्रूव्ड अगर हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा एक न्यूज़ हो जाएगा। इंडियन मार्केट में तो ये सेल होगा ही होगा,
और जो अमेरिकन मार्केट है उसको भी पुश कर पाएंगे, एंड दे विल बी सेलिंग इट एट लार्ज वॉल्यूम। बाइकॉन यूनिट गेट्स नोटिस फ्रॉम यूएसएफडीए, तो नेगेटिव चीज़ है। सो आईटी कंपनी का हालत एक्चुअली थोड़ा सा मतलब खस्ता है, क्योंकि यहाँ पे वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। सो अभी आईटी का जैसे मैंने कहा था कि आई एम वेरी वेरी बुलिश, बिकॉज इंडिया का जो है या ग्लोबली अगर हम देखें आईटी के लिए आपको इंडिया के पास ही आउटसोर्सिंग का जो भी काम है वो इंडिया के पास ही आपके पास आना पड़ेगा। चाइना उस मार्केट में एक्चुअली है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में तो उनके साथ compete करना डिफिकल्ट है, बट आईटी में देर इज़ नो वन इन द ग्लोबल मार्केट। आप किसी के साथ मतलब इंडिया के साथ तो compete नहीं कर सकते। बट द प्राइमरी मार्केट उनका जो है यूरोप एंड यूएस, सो उसके ऊपर डिपेंडेंसी अगर वो रिड्यूस कर पाते हैं, इफ़ दे आर एबल टू मूव फ्रॉम देयर एटलीस्ट 20% टू 30%, अगर वो शेयर मूव कर पाते हैं टू अफ्रीकन मार्केट्स एंड मिडल ईस्ट मार्केट्स एंड ऑल्सो रशिया इज़ देयर। फिर आपका जो सेंट्रल एशिया वो भी है आपके पास, तो वहाँ से अगर आप पैसा लेके आ सकते हैं, सो डेफिनेटली जो कंपनी वो करेगा वही जो है विनर बनेगा। एंड आई एम प्रिटी मच यहाँ पे जो हैंडफुल ऑफ कंपनीज है, इंडिया का जितना भी सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन पासपोर्ट वाला जो काम है वो टीसीएस करता है। सो टीसीएस का एक स्टेबल बेस है, तो वो तो पैसा उसके पास आता रहेगा। दूसरा जो है इन्फोसिस, मैं उसका जो देख रहा था, स्टडी कर रहा था, सो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट्स में भी वो कोशिश कर रहे हैं। एंड विप्रो जो है उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा हल्का ढीला है। उनका अप्रोच जो है मुझे तो समझ भी नहीं आता किस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट इज़ नॉट गुड। एलटीआई माइंट्री का भी है आपका मर्ज होने के बाद भी हालत जो है वो खस्ता है। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ऑन फियर्स वार में वाइडन, सेंसेक्स लूजेस 551 पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, नॉट बिकॉज ऑफ सेंसेक्स, बट या। और बैंकिंग का अभी कोर है, बैंकिंग अभी भागेगा, अभी अभी आपको कैश इन करना है, कैश इन करना है। एलएनटी का भी अब सबका गिर रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर अभी थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। आईटी का अगर आपको कलेक्शन करना है, स्टॉक उठाना है, दिस माइट बी अ गुड टाइम, तो थोड़ा थोड़ा आपको कलेक्शन करना है। मैं तो बेच नहीं रहा हूँ भाई। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बैड, डीए हाइक बाई 4%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हाइक कर रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्टेट होता है या कोई भी सेंटर का होता है, वहाँ पे आप सिर्फ उसका सैलरी और पेंशन कितना परसेंट उसका जो इनकम है या टैक्स कलेक्शन है वो सैलरी और पेंशन में ज़्यादा है, वो आप चेक कीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि भाई एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, बट उनके ऊपर जो उनको जो पैसा देना पड़ता है दैट इज़ सो हाई, क्या कर सकते हैं। सो चाइना का ग्रोथ 4.9% है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड ब्रो। The world's second largest economy expanded at 4.9% annual pace, beating the analyst 4.5% official data, बट मच स्लोअर। डजेंट रियली मैटर ब्रो, अभी उसका हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे अगर 4.9% वो ग्रोथ उठा रहा है तो विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप जो ग्लोबल लेवल पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, मैं ये नहीं करूँगी करवाते हो आप, बट जब कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे जैसे गाज़ा को उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग उड़ा दिए हैं, तो उसको बनाना तो पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आपको फंड देना पड़ेगा, सीमेंट सरिया ये सब बेचना पड़ेगा। तो इस जगह पे डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं वहाँ पे, तो फिर you can contribute and take benefit from there. So yeah, anyway, thank you for watching this video. Take care, bye bye, jai hind, swasthya, mastya, bye bye.